हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग कैसे हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने यूपीएससी प्रीलिम्स पर एकदम फोकस होंगे। ठीक है, अब ये इतने 22 दिन जो बचे हैं उसमें कोई रिग्रेट मत रखना। ठीक, कि मैंने इतनी अगर और मेहनत कर लेती तो शायद और बढ़ जाता। ठीक है, जितना हो सके उतना जोर लगा दो, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, यही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप लोगों को अपने 22 दिन की लड़ाई लड़नी है। ठीक है, लेकिन लड़ाई लड़ने में आप लोगों को पता ही होगा कि कल से मैंने आप लोगों को 2013 के पीवाईक्यू से लेकर 2025 तक पीवाईक्यू सॉल्व कराने को बोला है। ठीक है, तो जितना हो सकेगा उतना मैं आप लोगों को अपना बेस्ट दूंगी। ठीक है, और आप लोग भी मुझे अपना बेस्ट दोगे। ठीक है, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को बड़ा करोगे। ठीक है, और उसके बाद मेरे द्वारा कहे गई सारी चीज़ों पर आप लोग वही काम करोगे और उस फोकस करोगे। ठीक है, जिससे आप लोगों का रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट आए। ठीक है, क्योंकि हर एक टीचर चाहता है कि उसके बच्चे अच्छा करें। ठीक है, तो मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करोगे। ठीक, तो चलिए, कल मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कराए थे और आप लोगों को अपना पूरा प्लान डिस्कस करके बताया था। ठीक है, कि हम लोग क्या कैसे इन 22 दिनों में पीवाईक्यू के रिगार्डिंग क्या करेंगे, और भी आप लोगों को यूपीएससी से लेकर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ कल मैंने आप लोगों को अपने सेशन में सिखाई थी। ठीक है, और बताई भी थी कि क्या आप लोगों को कैसा करना है। ठीक, तो आप लोगों ने जिन भी लोगों ने आप लोगों में से ठीक है उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप लोग जाकर ठीक है मेरी ही चैनल पर जाकर यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट बनी होगी। एक ही वीडियो उस पर अभी पड़ी होगी, क्योंकि आज ये सेकंड वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसको ज़रूर प्रेफर करोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ठीक है और भी चीज़ें समझने में आसानी होगी और मेरा प्लान भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब बिना किसी देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा फेस और ये है आप लोगों का फेस मजाक कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह थोड़ा कार्टून टेस्ट में बता देती हूँ जिसमें आप लोगों को बोरिंग ना फील हो। ठीक है, और अच्छा भी फील हो। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, इसको थोड़ा गौर फरमाइए इसके ऊपर और देखिए इसको क्या बोल रहा है ये। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, कब? जब सभी राज्यों की सहमति से। ठीक, या फिर बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, या फिर संबंधित राज्यों की सहमति से, और या फिर ऑप्शन डी बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो आप लोगों को आंसर तो इसका दिख ही रहा होगा, अकॉर्डिंग टू 253 आर्टिकल्स। ठीक है, तो 253 अनुच्छेद के हिसाब से ठीक है संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों के विषय में ठीक है बिना राज्यों से कोई भी डिस्कशन किए कानून बनाने का पूर्णतः अधिकार है। ये बात एकदम सही है। ठीक है, भले ही ये विषय राज्य सूची के अंतर्गत क्यों ना आता ही हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन अब हो गया डिस्कस। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई। अब इससे रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने क्या है, कीटों एवं कवकों के कारण। ठीक है, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों के कमी के कारण, या फिर जल की सीमाओं एवं आग के कारण, या फिर उपर्युक्त में से डी कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर तो आप लोगों को अब दिख ही रहा है। तो फिर अब घास के वृक्ष और परिस्थिति की अनुक्रमण जानते हो किसको बोलते हैं, अनुक्रमण सक्सेशन, इंग्लिश में सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट आप लोग लाइन याद रखोगे कि घास के मैदानों में जो अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन के केसेस होते हैं, यानी कि प्रक्रिया होती है उसकी, तो इन कारकों से यानी कि आग, ठीक है, आग, सूखा, है ना, और चराई, चराई, ठीक है, चराई की वजह से पूर्ण नहीं हो पाती है ना, और जिससे वे जंगल में तब्दील नहीं हो पाते। तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाती, यानी कि उसका सक्सेशन किस कारण से वन में तब्दील नहीं हो पाता है। तो किसकी, जल की सीमाओं और आग के कारण। ठीक है, क्योंकि अगर बड़े वृक्ष हैं वहां पर एक भी, तो उनको क्या होता है कि जल की पर्याप्तता ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो वो घास के हिस्से का भी पानी अपने आप अपने अंदर सोख लेते हैं, तो इसलिए उनके लिए घास के
भी लिए वहाँ पर, ठीक है। जो एक दो पेड़ होते हैं वो भी उसका पानी सोख लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आग के कारण और पानी की कमी हो जाती है। इसकी वजह से वो लोग क्या वन में वृक्ष परिस्थिति में तब्दील नहीं हो पाते, मतलब बदल नहीं पाते, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड थी। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि अब 23वां प्रश्न है आप लोगों के सामने। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम, यानी कि टाइम मतलब क्या अनुक्रम मतलब सीरियल कौन सा सही है, ठीक है। तो ये महासागर झील घास स्थल मैंग्रोव, या फिर मैंग्रोव महासागर घास स्थल, या फिर झील, या फिर मैंग्रोव घास स्थल झील, या फिर महासागर, फिर ये, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर तो आप लोगों के सामने दिख ही रहा होगा और यही इसका सही आंसर है। क्या है कि पारितंत्रों में घटती उत्पादकता का मतलब सबसे ज्यादा अब उत्पादकता किसकी है, मैंग्रोव की है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र में घास स्थल की है, फिर झील की होगी, उसके बाद महासागर की होगी, ठीक है। तो ये है घटती उत्पादकता का क्रम, ठीक, मतलब ज्यादा से कम की ओर, ठीक है। और अब आप लोगों के मन में अगर थोड़ा वो डाउट उठ भी रहा है कि महासागर सबसे लास्ट में क्यों, क्योंकि वो तो सबसे बड़े होते हैं। तो ये बात याद रखना कि ये बात तो एकदम सच है, ठीक है, कि महासागर में सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है। लेकिन बात याद रखो, ठीक है। पारिस्थितिकी अगर अनुक्रम की हम लोग घटते क्रम में बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, उसमें हम लोग प्रति इकाई यानी कि पर यूनिट को काउंट करते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट के हिसाब से महासागर सबसे लास्ट में आता है। तो इसको लेकर एग्जाम हॉल में कंफ्यूज मत होना, ठीक, क्योंकि ये आप लोगों को महासागर के स्टार्टिंग में दो ऑप्शन आप लोगों के आंखों के सामने एज इट इज आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर तो बिल्कुल मत समझ लेना, ठीक। बहुत लोगों बच्चों ने कंफ्यूज हो गए होंगे, तो हो सकता है ये भी सोचा हो, लेकिन इसका आंसर यही सही है, क्योंकि मैंग्रोव, फिर घास स्थल और झील और महासागर, क्योंकि इसमें हम लोग अगर महासागर सबसे आगे हो सकते हैं, लेकिन क्यों हम लोग अगर प्रति इकाई उत्पादकता में सबसे पीछे होते हैं, ठीक। तो इसीलिए महासागर को अब सबसे लास्ट में हम लोग कर देंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश करूंगी, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोगों के सामने क्या है कि प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरुउपांत, ऑप्शन बी नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, या फिर ऑप्शन सी अपतरण से बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि, और या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो आंसर आप लोगों को दिख चुका है, ठीक। इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ होता है, क्योंकि ये इसको और करके लिखा है मैंने, कंटूर बडिंग विधि भी बोलते हैं, इसलिए इसको पर्वतीय ढालों के सहारे मृदा संरक्षण हेतु तो इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ना कि ऑप्शन में क्या दे रखा था, प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरुउपांत में नहीं, क्योंकि आंसर में क्या है पर्वतीय ढालों के सहारे मृदा संरक्षण के लिए। इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा आप लोगों को वरीड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि ये अब डिमांडिंग में नहीं है। जो क्वेश्चन डिमांड में है मैं आप लोगों को वो बताती जाऊंगी और उसी पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, ठीक। हम लोगों को PYQ सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर सिर्फ फोकस करना है, ध्यान देना है, लेकिन एक्स्ट्रा फोकस किसके ऊपर करना है ये आप लोगों को मैं बताती जाऊंगी, ठीक। क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, इस वजह से हम लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिपीटेड टॉपिक नहीं है, UPSC का फेवरेट टॉपिक नहीं है, तो इन 22 दिनों में हम इसको कवर नहीं कर सकते। बाकी जब हम लोगों का पूरा साल होता है तो हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल पढ़ते हैं, ठीक, और वो पढ़ना भी चाहिए, है ना। लेकिन अभी हम लोगों के पास सिर्फ हाई यील्डिंग टॉपिक को ही फोकस करने का टाइम है, ठीक। तो इसको इग्नोर करो, ठीक। और अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात भी करें तो जिसको कंटूर बडिंग विधि बोलते हैं, अब कंटूर बडिंग विधि जो है वो पर्वतीय ढालों के सहारे मृदा संरक्षण के लिए यूज की जाती है, ना कि प्रबल वन क्रिया के लिए अधीन मरुउपांत में, ना कि नदी प्रवाहों के सन्निकट बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्नतल समतल मैदान, क्योंकि पहले ही मैंने आप लोगों को इसका आंसर बता दिया है, ठीक। तो इससे आप लोग अब संतुष्ट हो चुके हो, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा हो, ठीक, चीज़ें समझ में आ रही हो, ठीक है, उस तो हमारे साथ आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हो, हमारी छोटी सी फैमिली को, ठीक है, कनेक्ट करके आप लोग बड़ा कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये UPSC हिंदी माध्यम के लिए ये मेरा पहला प्रथम प्रयास है, ठीक है। मुझे आज तक, ठीक है, जितना भी हिंदी मीडियम में
पढ़ने और पढ़ाने में दिक्कत होती थी, मैंने यूट्यूब पर देखा था, उस सबको मैं रिजॉल्व करने की अपनी भाषा में अपने स्तर तक कोशिश जरूर करूंगी और आखिरी दम तक करूंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, सरकार के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य के रूप में नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑप्शन आप लोगों के सामने है। स्वशासन प्रदान करना, ऑप्शन बी पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्ता क्षेत्रों का निर्माण करना, या फिर ऑप्शन डी जनजातीय क्षेत्रों का शोषण से मुक्त करना। ठीक है, तो आंसर तो आप लोगों को दिख रहा है। ठीक, तो ये है इसका काम। लेकिन अगर हम लोग बात करें पेशा अधिनियम की, तो पेशा अधिनियम 1996 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक कह लो या फिर फेवरेट थीम कह लो, क्योंकि पेशा अधिनियम आए दिन आर्टिकल में मतलब न्यूज़ में बना रहता है, हर साल न्यूज़ में रहता है, तो इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के रिपीट होने के। हर 2 या 3 साल में पेशा अधिनियम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग पेशा अधिनियम की बात करें तो इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य अवधारणा ये अनुसूचित क्षेत्रों एवं पंचायतों का विस्तार करना है ताकि आदिवासियों को स्वशासन मिल सके। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल मतलब ये इसका एक मेन उद्देश्य है, और यही आप लोगों को ऑप्शन सी में दिख भी रहा होगा। ठीक है, पेशा के वास्तविक उद्देश्य क्या है, पेशा आप लोग ऐसे पॉइंट वाइज करके लिख भी सकते हो, आगे 1996 लिख लेना। ठीक है, उसके बाद इसके वास्तविक उद्देश्य में आप लोग स्वशासन लिख सकते हो। ठीक, पारंपरिक अधिकार लिख सकते हो, शोषण से मुक्ति लिख सकते हो। ठीक है, और इसको क्या 6वीं अनुसूची का एक हिस्सा, प्रमुख हिस्सा माना गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, ये 3 या 4 पॉइंट आप लोग कहीं भी, जो मैंने आप लोगों को ब्लैंक पेपर शुरू में ही लेकर बैठने को बोला था। ठीक है, तो ये इसमें लिख लेना और मल्टीपल रिवीजन इन सब का करते रहना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, मुझे पता है कि शायद आज आप लोगों को स्लाइड ब्लर दिख रही है। ठीक है, चलो आज मैनेज कर लो, कल से सही कर दूंगी। मैं बना रही थी तब तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, पर जब मैं जूम करके पढ़ा रही हूँ तो मुझे खुद ही ब्लर थोड़ा बहुत लग रहा है, तो आप लोगों को भी महसूस हो ही रहा होगा। ठीक है, पर मैं बड़ा कर दूंगी तो आप लोगों को समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, फिर बाकी कल मैनेज करते हैं, क्योंकि अब ये बीच में वीडियो मुझे रोकनी पड़ेगी, उससे सारी स्लाइड ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो आज मैनेज कर लीजिए, कल से मैं फिर से अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं, लेकिन क्लियर नहीं दिख रही है, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ब्लर ही दिख रहा है। ठीक, चलो तो फिर उसके लिए सॉरी, पर अपना हम लोगों को कंटिन्यू करना है हर एक स्थिति में, अपनी स्थिरता को बनाए रखते हुए, तो वो हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारस्परिक वनवासियों। ठीक है, वनवासी, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन तो रहे ही हो ना अच्छे से। ठीक है, तो फिर उसके आधार पर भी आप लोग आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारस्परिक वनवासी यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा। ठीक है, वन राज्य विभाग, जिला कलेक्टर या फिर उपायुक्त या फिर तहसील खंड विकास अधिकारी या फिर मंडल राजस्व अधिकारी या फिर ग्राम सभा। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को ग्राम सभा दिख चुका है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारस्परिक वनवासी अधिनियम 2006 के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति के विस्तार के लिए ग्राम सभा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका आंसर ये आप लोगों को ठीक सही दिख गया है। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे और आगे अपने क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी इसके आगे स्टार लगाना, इन टॉपिक को आज आप लोगों को रिवीजन करना ही करना है हर हालत में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी का बहुत ज़्यादा रिपीटेड थीम है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन हर एक स्टेटमेंट को तोड़ के, हर एक जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको तोड़ तोड़ के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये पक्का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको थोड़ा आप लोग सीरियस लिया करो और ध्यान दिया करो। ठीक, अब अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, अनाजों और तेलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, आविशों का उत्पादन होता है जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किसके
द्वारा उत्पादित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी फफूंदी या ऑप्शन डी विषाणु। तो आंसर तो आप लोगों को दिख ही रहा है। ठीक है, अब मैं इसको बोल क्यों रही हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इस वजह से कि जीवाणु को लेकर भी यूपीएससी तरह तरह के क्वेश्चन बनाया करता है, प्रोटोजोआ को लेकर भी तरह तरह के क्वेश्चन बनाता है, विषाणु और फंगस को लेकर भी तरह तरह के क्वेश्चन अलग अलग सेगमेंट से आ जाते हैं। इस वजह से ये चारों के बारे में पढ़ना अपने आप में ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फफूंदी की, मतलब फफूंदी की, तो क्या है कि ये मुख्य रूप से एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस, ठीक है, ये जो मैं लिख रही हूँ वो तो दिख ही रहा होगा ना, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो एस्परजिलस फ्लेवस, इसके बारे में ऐसे फ्लेवस, ठीक है, और एस्परगाइरस पैरेक्टिकस, मैं नाम बोल रही हूँ, एस्परगाइरस पैरासिटिसस, ठीक है, नामक फफूंदी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक, प्रभावित फसलें से कौन कौन सी हैं, इसकी लिस्ट बना लो भैया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को खुद ही बोले दे रही हूँ। मक्का, मूंगफली, ठीक है, उसके बाद कपास, पीनट्स, ठीक है, जिसमें बादाम और पिस्ता आते हैं। क्वेश्चन में ये 4 स्टेटमेंट देकर मक्का, मूंगफली, कपास, पीनट्स, ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों को क्या मिल जाए, काजू। ठीक, ये रख के इस तरह से 2-3 चीज़ें और बढ़ा के बोल दिया जाए कि इन सब में किसके में फफूंदी को लेकर खतरा होता है, तो आप लोग पहचान सकोगे अब। ठीक, तो ये था मेरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं। मुझे बहुत दुख है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं अच्छे से, पर इस टाइम मैं कुछ करने की क्षमता में नहीं हूँ। अगर मैं थोड़ा कम जूम करूँ तो शायद दिखेगा आप लोगों को, शायद दिख रहा होगा। ठीक है, पर चलिए आज हम लोग इसी तरह मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि आर्थिक न्याय का हम लोगों का यूज़ प्रस्तावना में भी हम लोग करते हैं और डीपीएसपी में भी आर्थिक न्याय का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है कुछ समझाने की। ठीक, ये आप लोगों को पता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है इसके ऊपर। पुराने एवं प्रयुक्त कंप्यूटरों, कंप्यूटर, अब कंप्यूटर है तो इसका मतलब ये मत समझना कि कंप्यूटर ही हो सकता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है। ठीक, तो उसके बारे में ध्यान रखना। या उनके पुर्जों यानी कि असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट यानी कि ई वेस्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होता है, यानी कि पर्यावरण में क्या निकलता है। ठीक है, क्या है, पहला ऑप्शन बेरिलियम, दूसरा कैडमियम, फिर क्रोमियम, फिर हेप्टाक्लोर, फिर पारद यानी कि, ठीक है, पारद, फिर सीसा, फिर प्लूटोनियम। ठीक है, तो आप लोगों को सभी को आंसर तो दिख ही रहा है कि ये 5 सेगमेंट ऐसे हैं जो कि ई वेस्ट के रूप में, ठीक है, यूज़ होते हैं, मतलब निकलते हैं। ठीक है, हेप्टाक्लोर का यूज़ नहीं होता है, हेप्टाक्लोर नहीं निकलता है। प्लूटोनियम आप लोगों को सभी को पता होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ किया जाता है। इस टॉपिक का मतलब इतना ही है कि मिनरल्स से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एलिमेंट को लेकर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये यूपीएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक है, वो जितना भी आप लोग पढ़ो उतना पढ़ सकते हो। ठीक है, आए साल हर तरह के क्वेश्चन आए दिन बनाते रहते हैं यूपीएससी। ठीक है, जब आप लोगों को 2014 का प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें भी इसी तरह के 3-4 एलिमेंट, हर एक तरह का नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, ठीक है, और सीसा, प्लूटोनियम, इन सारे एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ना, सिर्फ इनके यूज़ पढ़ने हैं कि कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये इतना आप लोगों को पढ़ना है। फिर ये सबसे ईजी क्वेश्चन क्या है, अम्ल वर्षा किनके होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। हम लोग जब मुझे तो मैंने क्लास 10th में जब थी तब जब मैंने एसिड रन पढ़ा था तब से मुझे ये याद है कि अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। ठीक है, तो ये तो एक सबसे इजी क्वेश्चन था, फ्री के 2 नंबर 2013 के सबको मिल रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर और भी आ जाए तो आप लोग और भी खुश हो जाओगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। पहला क्या है, खाद्य श्रृंखला उस कर्म का निर्देशन
करती हैं, जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि, भाई समष्टि का मतलब होता है मैक्रो लेवल। ठीक है, सभी लोग इकोनॉमी पढ़ते हो ना, समष्टि और समष्टि, ठीक है, उसके बाद व्यष्टि। ठीक है, तो समष्टि का मतलब क्या है? मैक्रो लेवल पर। ठीक है, तो मैक्रो लेवल पर खाद्य श्रृंखला एक जाति का कैसे एक जाति के अंतर्गत कैसे रह सकती है? तो ये तो ऐसे ही अपनी थोड़ा लॉजिकल माइंडसेट के हिसाब से आप लोग वहीं पर इसको हटा सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा क्यों नहीं सही? क्योंकि खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है वो निर्देशन करती है, तो ऐसा भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने ऑप्शन सही रहे, केवल एक ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये रहा नेशनल पार्क। देख रहे हो एनवायरनमेंट को लेकर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बैक टू बैक मैं एनवायरनमेंट के ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा एनवायरनमेंट अब जो है 2025 में भी जो मैंने PYQ देखा है, पेपर देखा है क्वेश्चन का, तो उसमें भी एनवायरनमेंट साइंस टेक जो पहले लोग हल्के में लेते थे, अब उसको हल्के मत लेना, उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें नेशनल पार्क और उद्यान से होकर बहने वाली नदियाँ, तो नेशनल पार्क सबसे हॉट टॉपिक है UPSC का, हर बार नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के सामने नेशनल पार्क और बहने वाली नदियाँ। ठीक, मैंने 2 बार बोल दिया क्योंकि आप लोग अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, पहला पार्क क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जिम कार्बेट। ठीक है, उसके बाद काजीरंगा, फिर साइलेंट वैली, और उसके पास बहने वाली नदियाँ ऑप्शन में सामने दे रखी है। कार्बेट के पास गंगा बहती है? तो नहीं भाई, कार्बेट जिम कार्बेट उत्तराखंड का नेशनल पार्क है, और इसके सामने इसके आसपास से क्या उद्यान से होकर बहने वाली नदियों में रामगंगा है। ठीक है, देखो कितना नियरली वो क्या है, कंफ्यूज किया गया है, यानी कि 2013 का भी पेपर अच्छा खासा टफ बनाते थे वो लोग, है ना। फिर काजीरंगा है, काजीरंगा जो कि असम का है, 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। ठीक है, और उसके पास बहकर अब असम में मानस नदी बहती है असम से, तो मानस ही मत समझ लेना, क्योंकि इसके ये मानस नदी काजीरंगा के आसपास से नहीं बहती है, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र नदी काजीरंगा के पास से बहती है। ठीक है, फिर साइलेंट वैली जो कि केरल में है। ठीक है, इसके पास से कावेरी नहीं, कुंती पुंजा, ठीक है, कुंती पुंजा नाम की नदी बहती है, तो इसी वजह से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ चुका है किस तरह से नेशनल पार्क को लेकर क्वेश्चन भविष्य में भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ट्रेंड बता दूं, प्रेजेंट टाइम में थीम तो फिक्स है कि ये नेशनल पार्क है ना, रामसर साइट्स, इन सबको लेकर जो कि न्यूज़ में होते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, थीम सेट है। लेकिन क्वेश्चन का अगर टाइप मैं आप लोगों को प्रेजेंट टाइम में बता दूं, तो आप लोगों को सिर्फ लोकेशन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उस लोकेशन का एरिया और आसपास के कितने भी क्षेत्रों को कवर करता है ये भी पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर कौन सी स्पीसीज जो है वो सबसे ज़्यादा या फिर संकटग्रस्त है और या फिर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप लोग इतना भी पढ़ लोगे तो यकीन मानो कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और मन करेगा तो रिवर भी देख लेना, क्योंकि पढ़ने से कहीं कभी कुछ खराब थोड़ी ना जाता है। पढ़ने से तो हमारा ज्ञान इतना है कि हम लोगों को हर दिन पर डे सुबह उठते ही क्या होता है, हम लोगों को सहारा देता है प्रेजेंट टाइम में, और जब हम लोग सोते हैं तो उसी ज्ञान के सहारे ही हम लोग अपने आप को मजबूत करके सोते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई कभी किसी की वेस्ट नहीं जाती है ना। फिर ये 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित जीवों पर विचार करो, एगेरिकस, नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा, उपर्युक्त में से कौन से जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किए जाते हैं? तो केवल 2 आप लोगों को पता होगा, नॉस्टॉक, ठीक है, एनाबिना नॉस्टॉक को पढ़ते होगे बचपन में, है ना, छोटे क्लासेस पे। फिर एगेरिकस और स्पाइरोगाइरा का यूज इन सब में नहीं होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या फिर बढ़ाते हैं? ऑप्शन 1 जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, ऑप्शन बी मनुष्यों द्वारा कोयले को जलाना, ऑप्शन सी वनस्पति की मृत्यु। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके और सही ऑप्शन को चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मनुष्य द्वारा कोयले को जलाने पर नाइट्रोजन तो कभी नहीं बन सकता, उससे तो कार्बन ही बनेगा। ठीक है, तो 2 को तो पहले ही हटा दो, ये गया। ठीक, अब बचा कौन आप लोगों के सामने? देखो एलिमिनेशन टेक्निक सीख लो मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, ये आप लोगों को एग्जाम हॉल में यूज करनी ही पड़ेगी अगर स्टेटमेंट इस तरह के हैं तो। अगर आप लोगों को टाइम बचाना चाहते हो वाकई में, ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच यही है कि जल्दी से 2 ऑप्शन जो भी गलत हो रहे हैं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं 2 को तुरंत हटाओ। ठीक है, फिर बचा के आप लोगों को अब सिर्फ 2 ही में चूज करना है कि कौन सा सही है। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा कि जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन तो सही लग ही रहा है। ठीक है, इसकी वजह से तो नाइट्रोजन बढ़ेगा ही, क्योंकि आप लोगों
को पता ही होगा कि यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2, ठीक है, CONH2, ठीक है। इस तरह यूरिया का फॉर्मूला हो जाता है। अब NH2 जब है, ठीक है, तो NH2 जो है ये खुद ही ये यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यूरिया तो आप लोगों को यूरिया में खुद ही आप लोगों को N इतने दिख रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन है ही, ठीक है। अब वनस्पति की मृत्यु हो गई, मान लो कोई आसपास की वनस्पति थी, वहां पर मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने से क्या हुआ कि पेड़ पौधों में भी बहुत सारी चीजें थी, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती हैं भाई ना। उसके बाद मिट्टी में भी कुछ होता है। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन सी आप लोगों के लिए सही हो जाता है, मतलब यही सही आंसर है, ठीक है। ये हम लोग लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व किए हैं, मैंने भी आप सॉल्व किया, आप लोगों को भी मैं इसी तरह सॉल्व करने को बता रही हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है ये भी देखो एक बार। 35, निम्नलिखित राज्यों में से किनमें या किसमें सिंह पुच्छी वानर मकॉक, एक तो हिंदी, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉयन टेल मकाओ, ठीक है। जब मैं पहली बार इसको पढ़ी थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ठीक। फिर इंग्लिश इसका किया तब मुझे समझ में आया कि हाँ भाई लॉयन टेल मकॉक के बारे में पूछा गया है। तो अपने प्राकृतिक आवास में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये साउथ के 4 स्टेट आप लोगों को दिए गए थे सिर्फ कंफ्यूज करने की वजह से, ठीक है। लॉयन टेल मकॉक जो है वो अक्सर न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में अलग से पढ़ लेना, आप लोगों को मैं जरूर सजेस्ट करूंगी, ठीक है। इसका स्पेशली इसका IUCN स्टेटस पढ़ लेना, कहाँ पर पाया जाता है, ये मैं आप लोगों को खुद ही इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो आप लोगों को इससे अवगत हो ही जाओगे, ठीक है। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में ये पाया जाता है, ना कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को आप लोगों को हटा देना था, ठीक। ऑप्शन 4 करके ये 2 चले जाने थे, ठीक है। और केवल 2 से तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उससे ज़्यादा तो स्टेट में पाया ही जाता है, ठीक है। यानी कि अब इन 3 क्षेत्रों में काला माडू की पहाड़ी पर अधिवासित रहते हैं, ठीक है। तो ये लॉयन टेल मकाक के बारे में आप लोगों को पता चल चुका है, ठीक। अब ये रहा हिस्ट्री के सेगमेंट शुरू, हिस्ट्री का क्वेश्चन। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, ठीक है, जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, सभी को बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। बौद्ध और जैन धर्म जितने भी रिपीटेड और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उससे आप लोगों को क्वेश्चन बहुत इजी मिलते हैं मैक्सिमम टाइम पर, ठीक है। कभी कभी बहुत कठिन मिल देते हैं, लेकिन वो कठिन फिर सबके लिए होते हैं। लेकिन ये जो थीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैन, बौद्ध, ठीक है, उसके बाद जितनी भी डायनेस्टी के लिए मैंने आप लोगों को कल की अपनी वीडियो लेक्चर में बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको डायनेस्टी के रिगार्डिंग कवर करने के लिए। तो उसको मैं प्रेफर कर रही हूँ बार बार, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बार बार बताई हैं, ठीक है, और कैसे क्या समझना है वो भी बताया, तो उसको आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोगों को चैत्य और विहार में डिफरेंस जो क्वेश्चन में पूछा गया उसमें क्या है कि चैत्य जो थे वो पूजा स्थल थे, जबकि विहार क्या थे, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था, जिसमें बारिश और क्या आम दिनों में वो लोग, बारिश के दिनों में वो लोग कहीं पर रुकते थे, यानी कि ठहरते थे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से मूव कर। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों से क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, ठीक है। तो निर्वाण आप लोगों को पता ही होगा कि बौद्ध धर्म में निर्वाण किसको बोलते हैं, ठीक है। महापरिनिर्वाण तो डेथ को बोलते हैं, ठीक, मतलब क्या हो गया, यहाँ से गोलोकवासी हो गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन निर्वाण बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, उसको ज्ञान प्राप्ति बोलते हैं, जिसमें तृष्णा रूपी अग्नि का समन करना होता है। इसके बाद ही किसी भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन करना इतना कोई आसान काम नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, ठीक है। ऑप्शन में और भी क्या दे रखे थे कि सूर्य की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, तो ये तो दोनों ही ऐसे ही गलत लग रहे थे। ऑप्शन डी क्या था, धारातीत मानसिक अवस्था, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा था, पर ये है नहीं सही, इसको मत चूज करना, सही तो यही है, ठीक है। ये मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं, इसको चूज कर सकते थे, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा और हाईलाइट करके रॉन्ग करके गलत कर दिया है कि इसको मत देखना, ठीक है। इस तरह से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट यूपीएससी की आदत है हर बार बनाना, ठीक है। वो 2 ऑप्शन आप लोगों को 4 स्टेटमेंट में 2 हमेशा ऐसे मिलेंगे कि आप लोगों को उसमें सिर्फ चूज करना होगा अपने नॉलेज के आधार पर, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी मिलते जुलते हमेशा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश देश के शासन के लिए आधारभूत है। संविधान के अनुसार याद रखना भैया, ये संविधान के अनुसार करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर के अब बनाने लगे, अब तो ये तो ट्रेंड हो गया है इन लोगों का, ठीक है। पहले तो 1-2 क्वेश्चन इस तरह से आते थे फंसाने के लिए, अब तो मैक्सिमम क्वेश्चन संविधान के अनुसार स्टेटमेंट करके ऐसे दे देते हैं कि लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑप्शन सी दिख रहा होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है
क्या है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो ये सही है। ठीक है, जो कि ये बात आर्टिकल नंबर 37 में लिखी है कि कब, जब डीपीएसपी न्यायालय यानी कि डीपीएसपी और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जब ये बात उठी थी कि क्यों संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है, मूल अधिकार क्यों नहीं है। ठीक है, तो न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था और आर्टिकल नंबर 37 को डिफाइन किया था और बोला था कि जो है डीपीएसपी जो है वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय के द्वारा नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी यह देश के प्रशासन के लिए मूलभूत समझे जाएंगे। तो ये बात आर्टिकल नंबर 37 में लिखी गई थी संविधान के अनुसार। ये बात आप लोग याद रखोगे, मैंने आप लोगों को ये समझा भी दिया है। ठीक है, अब अगर मुझे बताना चाहो थोड़ा सा तो मैं आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट भी ले सकती हूँ इन्हीं आर्टिकल के हिसाब से। फंडामेंटल राइट्स में आप लोग बताइए कि स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, कौन से आर्टिकल के बीच में, कितने से कितने आर्टिकल के बीच में दिया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो सिर्फ अपनी मेमोरी बूस्टर की वजह से। ठीक, मूल कर्तव्य की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को बताना है कि महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान, ठीक है, संविधान की रक्षा करना, ठीक है, पब्लिक चीज़ों की रक्षा करना, 3 ऑप्शन याद रखना मैंने बोला है। ठीक है, और आसपास के पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, क्या ये मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, और इनका उल्लंघन होने पर आप वाद योग्य हैं, मतलब आप लोग न्यायालय में जा सकते हैं इनका उल्लंघन करने पर। ठीक है, सोचकर आंसर सोचकर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। ठीक है, ये थोड़ा मैंने टफ क्वेश्चन पूछा है पर आप लोग इसको अटेम्प्ट जरूर करो क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रेंड में भी बन सकता है, मैंने जो बोला है। ठीक है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। अब शुरू हो गई मॉडर्न हिस्ट्री। इसके लिए क्या, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था, तो ये सभी को पता है क्यों, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो इजी क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बारे में आप लोगों को 2-4 पॉइंट में जरूर पता होना चाहिए। बेसिकली इसका बेसिकली इसका विरोध क्यों हुआ था और बेसिकली इसका क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा, बस इतना ही 3 पॉइंट याद कर लेना, साइमन कमीशन के क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है आप लोगों से, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो सभी को पता है क्रिप्स आंदोलन की प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया था। ये सोचो फ्री के नंबर थे 2013 में सभी के लिए। ठीक है, जो बेसिक बुक पढ़े होंगे, बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे, वो फ्री के नंबर 2-2 नंबर गेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से तब कट ऑफ भी हाई जाती थी क्योंकि पेपर थोड़ा ईजी बनाया जाता था। लेकिन आप लोगों को अब जब मैं एक के बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना, तब स्तर पता चल जाएगा कि किस तरह से बदल रहा है और किस तरह क्वेश्चन पूछने का भी तरीका बदल रहा है। ये समझ लो सबसे ईजीएस्ट से मैंने शुरू किया है। ठीक है, सबसे ईजी, ठीक है, सबसे ईजी है ये पेपर। ठीक, अब इसके बाद जो होगा वो कठिन से बढ़ते खुद ही चले जाएंगे, आप लोगों को खुद ही पता चल चुका होगा। ठीक, तो ये रहा आप लोगों के लिए। ठीक, अब अगर 40 नंबर हम लोग की बात करें, 40 नंबर क्वेश्चन की, तो किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इकोनॉमी में आप लोगों को इस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है, तो ये किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात लेन देन का व्यवस्थित, ठीक है, अभिलेख है। तो ये बात याद रखना, क्या किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में किसी देश के समस्त आयात और निर्यात के लेन देन का भुगतान संतुलन, ठीक है, क्या है, पूरा एक अभिलेख है। ठीक है, तो अब मैं अपने सेशन को आज यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब कल हम लोग या फिर 2014 के नए पेपर के साथ मिलेंगे। मैं आगे के क्वेश्चन इसके क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये इसका स्तर आप लोगों को इन क्वेश्चन के माध्यम से पता चल चुका है। ठीक है, अब मैं अगर लाऊंगी तो सिर्फ डायरेक्टली 2014 के पेपर से अब मैं कल से क्वेश्चन 1 से शुरू करूंगी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर मुझे इसके आगे पढ़ाना भी होगा या फिर मुझे 1-2 क्वेश्चन और भी इससे अच्छे मिले, मैंने देख रखे हैं, ठीक है, अगर मुझे दिखे तो मैं शाम की वीडियो में एक छोटी शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, आप लोग उससे भी कवर कर सकोगे। कवर करवाना मेरा काम है, आप लोगों का कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग 40 क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, इससे आप लोग 2013 के पैटर्न को समझ सकते हो। ठीक, रिपीटेड टॉपिक भी मैंने भी आप लोगों को बता दी है। ठीक है, कुछ मैं आप लोगों को 1-2 और भी बताना चाहती हूँ, जैसे कि हिस्ट्री में आप लोगों को इस
पेपर से समझ में आ चुका है, क्योंकि एक दो हम लोगों ने केव के बारे में क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री में, ठीक है। तो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को जब केव के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तो बताया था कि केव पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी उस टाइम पर थी, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी हर तरह के केव के बारे में क्वेश्चन एक दो स्टेटमेंट इधर उधर करके क्वेश्चन पूछता है, और ये इसका ट्रेंड है, इंपॉर्टेंट का फेवरेट टॉपिक है हिस्ट्री का, ठीक है। बाद में उसके बाद रूलर्स के बारे में मैंने 2-3 पॉइंट बताए थे, वो भी ठीक है। इन्वायरमेंट में स्पीसीज जो 1 साल की स्पीसीज हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में उसको पढ़ना, ठीक। सिर्फ उसमें पढ़ना क्या आप लोगों को, IUCN स्टेटस, ठीक है, IUCN स्टेटस, उसके बाद कहाँ पर हैं, ठीक, लोकेशन, बस, ठीक है। और या फिर भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती, इतना, ठीक है, इतना ही पढ़ लेना। बाकी एनवायरनमेंट में ये जितने भी टॉपिक मैं लास्ट में क्लियर कर रही हूँ, आप लोगों को सिर्फ जो है ये होमवर्क है, सारे आप लोगों को कल रिवीजन करके आना है, तभी आगे के क्वेश्चन सही कर पाओगे, वरना गलत हो जाएंगे। पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इतना आप लोगों के लिए होमवर्क रह गया, तो आप लोग इतना कवर करना। अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को मेरे द्वारा भी क्या प्रॉफिट हो सके और आपके द्वारा मुझे भी प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का एक बड़ा सा हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। टेक केयर, कल फिर मिलते हैं निर्धारित समय सुबह 8 बजे, ठीक है।